डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किए थे और आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.3 किस टॉपिक पर बेस है। आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, आपको उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें उसका क्या लिखना है बच्चों, सॉल्यूशन लिखना है। तो इस टॉपिक पर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। से क्वेश्चन नंबर 4 हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि द गिवन इक्वेशन इज, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है d2y/dx² प्लस 9x माइनस 20/x² y इज इक्वल टू 0। ओके, ये एक इक्वेशन दे रखी है। आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है इन टर्म ऑफ बेसल फंक्शन। ओके, इसमें आइडिया कहाँ से आएगा? आपने देखा कि 20 के नीचे क्या है बच्चों, x² है। अगर आप इस टर्म का एलसीएम लोगे तो यहाँ जब 9x के साथ x² मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आपके पास x की पावर क्यूब में बदल जाएगी। ठीक है, तो टर्म यहाँ पर 9 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, x³ आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्यूब के बजाय टर्म किस में ज़रूरत होती है बच्चों, स्क्वायर में ज़रूरत होती है। किस में ज़रूरत होती है? स्क्वायर में रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हम पुट कर लेते हैं कि x³ इज इक्वल टू t²। ओके, अगर ये पता लग जाता है तो इसके बाद क्वेश्चन आपका एक सिस्टमेटिक पैटर्न या सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलेगा जो आपको समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने आइडिया लिया कि अगर आप इसमें x² कैल्शियम लेंगे, 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आपके पास x³ के फॉर्म में आ जाएगी। बट हमें इसको कन्वर्ट किस में करना होता है, स्क्वायर की टर्म में। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि x³ इज इक्वल टू t²। ओके, आपने बच्चों क्या माना कि पुट कर लेते हैं कि पुट x³ इज इक्वल टू t²। ओके, अगर x³ t² के इक्वल है तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, x इज इक्वल टू t की पावर 2/3। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ओके, और अगर आपके पास t² x³ के इक्वल है तो t की वैल्यू इन टर्म ऑफ x क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू x की पावर 3/2। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू x की पावर 3/2 और हम x की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू t की पावर 2/3। ओके, अब अगला प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप इस t का यूज़ करके सबसे पहले dt/dx निकालेंगे इन टर्म ऑफ t। तो आपने निकाला dt/dx। ओके, dt/dx करेंगे 3/2, x की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। ओके, अब आपके पास ये जो टर्म है x की पावर 1/2, आप इस टर्म को बच्चों t की फॉर्म में बदल दो। ओके, तो x को किससे रिप्लेस कर दो बच्चों, t की पावर 2/3 से। ओके, x को रिप्लेस कर दिया आपने बच्चों, x को रिप्लेस कर दिया t की पावर 2/3 से। ओके ओके, और इस पूरे की पावर क्या है बच्चों, x की पावर 1/2 था ना, तो x को तो रिप्लेस कर दिया t की पावर 2/3 से। अब इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2, और ये 2 इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, t की पावर 1/3। समझ गए ना? जहाँ x की पावर 1/2 है उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, t की पावर 1/3 से। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया ना? ओके, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि dt/dx इज इक्वल टू 3/2 t की पावर 1/3। ओके, अब इस dt/dx का यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, dy/dx की। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय द चेन रूल dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt इंटू में dt/dx। ओके, dy/dt सेम रहेगा और dt/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 3/2 t की पावर 1/3। ओके, ये वैल्यू dy/dx की आ गई। अब इस dy/dx की वैल्यू को यूज़ करके बच्चों हम क्या निकालेंगे, d2y/dx²। d2y/dx² को आप क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ dy/dx। ओके, ये बाहर वाला dy/dx सेम रखा और ब्रैकेट में dy/dx की वैल्यू ये वाली हम इसके अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं, dy/dt 3/2 t की पावर 1/3। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे और इस टर्म का डेरिवेटिव हम यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ओपन करेंगे।
डी वाई बाई डी टी को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और 3/2 टी की पावर 1/3 को सेकंड टर्म मान लेते हैं। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसलिए साथ में डी टी बाई डी एक्स भी आएगा। ओके, अब आपने क्या रखा बच्चों, सेकंड टर्म सेम और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वो कैसे ओपन हो जाएगा बच्चों, इसको ओपन करने का तरीका ये रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी बाई यूजिंग द चेन रूल, डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी और साथ में क्या जाएगा बच्चों, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस टर्म को हमने जस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और जहाँ पर भी आपके पास डी टी बाई डी एक्स है वहाँ पर 3/2 टी की पावर 1/3 वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपके पास क्या जाती है बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx²। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन के अंदर एक तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे और एक dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ तो इस स्टेटमेंट में dy बाई dx की कोई भी टर्म है नहीं, मिसिंग है, तो ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और x को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, t की पावर 2/3 से। ओके, putting the value of x dy by dx and double derivative with respect to x in the given equation 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सबसे पहले टर्म क्या है आपके पास बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है। सबसे पहले टर्म क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये वाली वैल्यू है तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया बच्चों, पुट। यहाँ तक वैल्यू क्या जाती है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। इसके बाद क्या था बच्चों, 9 था, फिर क्या है x की जगह पर हम क्या रखेंगे, t की पावर 2/3। तो x की जगह पर रख दिया t की पावर 2/3, फिर माइनस है, फिर 20 है, नीचे क्या है बच्चों x का स्क्वायर है तो वो क्या आ जाएगा, t की पावर 2/3 का स्क्वायर t की पावर 4/3। यहाँ तक समझ में आ गया ना बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो टर्म उसको पहले रख दिया और dy बाई डी टी की टर्म को आपने सेकंड पोजीशन पे रख दिया और लास्ट वाली टर्म को आपने क्या कर दिया बच्चों, सेम रख दिया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ तक करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आर्टिकल में भी आपको बताया था कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर 2 और डिवाइड बाय t की पावर 1 माइनस m से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, m की पावर 2 t की पावर 1 माइनस m से। ओके, और आपके पास आपने अगर आर्टिकल में ध्यान दिया होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ जो t होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो t होता है उसकी पावर आर्टिकल में क्या आती है बच्चों, t की पावर 2 माइनस m होती है। ओके, तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर दो, ये जो 2 माइनस m है, जो t की पावर 2 माइनस m है आर्टिकल के हिसाब से, वो खुद किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 2/3 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, 2/3 के इक्वल। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस में 2/3 इज इक्वल टू m। तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होता है, इस यहाँ तक करने के बाद, इस आर्टिकल में आपको बताया था कि यहाँ तक करने के बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है m की स्क्वायर बाय t की पावर 1 माइनस m से। किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, इस टर्म से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आपका टारगेट है m की वैल्यू फाइंड आउट करना, और m की वैल्यू कैसे मिलेगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो भी टर्म आपके पास t की पावर जो है उसको आप किसके इक्वल रख दो, 2 माइनस m इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, मल्टीप्लाइंग बाई m स्क्वायर t की पावर 1 माइनस m, वेयर m इज गिवन बाई, m की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी आपको, 2 माइनस m इज इक्वल टू, जो ये t की पावर उसके इक्वल रख दो 2/3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। क्लियर है, तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, m स्क्वायर, तो 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4/3 का स्क्वायर, t की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस में m, 1 माइनस में 4/3, तो 1/t की पावर माइनस में 1/3, और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है, तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 16/9, और मल्टीप्लाई में क्या है, 1/t की पावर माइनस में 1/3
3। इस एक टर्म से जब आप इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चों, 16/9 की मल्टीप्लाई 9/4 से करेंगे तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 16/4 आएगा। तो एक तो क्या बचेगा आपके पास 4 आएगा। ओके, और किससे है, t की पावर 2/3 तो स्टेटमेंट में है, और इसकी किससे डिवाइड करेंगे, t की मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर -1/3 से, क्योंकि 1 है ना, तो इसको एडजस्ट करेंगे तो t की पावर टोटल क्या हो जाएगी बच्चों, 2/3 + 1/3, 2/3 + 1/3, 3/3 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास इस टर्म को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाती है 4 से 4 कैंसिल, सॉरी 9 से 9 कैंसिल, 4t आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये देखिए आपने ये जो फर्स्ट टर्म है वो आपने क्या लिखी है, ये आपने लिखी है बच्चों 4t डबल डेरिवेटिव के साथ d2y/dt²। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ओके, अब दोबारा देखिए, अब इसी टर्म को अब आप क्या कर रहे हैं, 3/4 को 16/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16/9 से। तो 3 पे 9 को कट करेंगे और 4 पे 16 को कट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3, ठीक है। एक तो 4/3 बचेगा, और t की पावर -1/3 है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/t की पावर -1/3, तो ये टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, 4/3 dy/dt। समझ में आया ना क्या बचेगा, 4/3 dy/dt बचेगा आपके पास, ठीक है। 4/3, देखिए क्या बचता है, ये वाली टर्म बचेगी आपके पास 4/3 dy/dt, ये टर्म भी मैच होगी। ओके, इसी टाइप से आप ये जो टर्म है, ये जो टर्म लास्ट वाली टर्म, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 16/9 1/t की पावर -1/3 से। तो 9 वाली टर्म से करेंगे तो 9 से 9 कट हो जाएगा, 16 बचेगा, और t की पावर क्या बन जाएगी बच्चों, 1 बन जाएगी। और 20 इंटू में 16/9 और t की पावर 4/3 -1/3, तो 4/3 -1/3 3/3, t की पावर 1 बच जाएगी नीचे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ओके, आप कैलकुलेट करके भी देख लेना। आपको इस टर्म की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 16/9 1/t की पावर -1/3। ओके, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास इक्वेशन आ जाती है 4t d2y/dt² + 4/3 dy/dt प्लस में 16/9 1/t की पावर -1/3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9t की पावर 2/3 -20t की पावर 4/3 y = 0। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो फर्स्ट टू टर्म आपके सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9t बन जाएगा, और नीचे करेंगे तो नीचे 1/t बच जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम में 16/9 को भी अंदर लेके गए, 16/9 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16t माइनस में 320/90। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब आपने क्या देखा, इस पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने पर ये टर्म बच गई t d2y/dt²। 4 कॉमन लेने पर ये टर्म बच गई 1/3 dy/dt। 4 पूरी टर्म में से कॉमन लिया, 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4, और 320 में से 4 कॉमन लेंगे तो 80। यहाँ तक समझ में आया। ओके, ये जो आपने 4 कॉमन लिया है ये राइट हैंड साइड में 0/4 बनेगा तो 0 में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपके पास सिचुएशन है t d2y/dt² प्लस 1/3 dy/dt प्लस में 4t माइनस में 80/90 y = 0। अब आप क्या कर लेते हैं, इस नीचे वाले 90 है, इस नीचे वाले t को ख़त्म करने के लिए आप इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई t से करते हैं। जब हम इसकी t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा t² d2y/dt²। जब इसकी t से मल्टीप्लाई करी तो ये बना 1/3t dy/dt, और जब आप इसकी t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² माइनस में 80/9y। क्लियर है। अब ये एक स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशन बन गई है।
लेकिन आपने जो स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशन देखी थी उनमें क्या था बच्चों, डी वाई बाई डी टी के साथ यहाँ पर क्या होता था, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन अब इसके साथ क्या आया बच्चों, टी भी आ चुका है। तो टी भी आ चुका है तो हम इसको एक स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और वो आपके पास क्या थी कि कंपेयरिंग दैट इक्वेशन विद टी स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस में 1 माइनस में 2 अल्फ़ा टी डी वाई बाई डी टी प्लस में बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर टी की पावर 2 गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गामा स्क्वायर वाई। ओके, जब आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया आपने देखा कि 1 माइनस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1/3 के। तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, और इसको सोल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/3। ओके, अब टी स्क्वायर है, टी की पावर यहाँ क्या है बच्चों, 2 गामा है, और यहाँ पर टी की पावर क्या है, 2 है, तो 2 गामा इज इक्वल टू 2 गामा इज इक्वल टू 2, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 1 आ जाती है। और टी स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है वो किसके इक्वल है बच्चों, बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है बच्चों, 2, और ये जो लास्ट टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है बच्चों, 80/9 के इक्वल है। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 80/9। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस में एन का स्क्वायर, यहाँ से गामा की वैल्यू आपको 1 मिलती है, ये पुट कर दी, और 1/9 प्लस 80/9 इज इक्वल टू 81/9। तो एन की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 3 आ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपको पहचान करनी थी कि ये किस टाइप की इक्वेशन बनती है। ये जो लास्ट स्टैंडर्ड टाइप है उस टाइप की एक इक्वेशन बनेगी, और उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आपने अल्फ़ा बीटा गामा और एन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। और इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, वो क्या बनेगा बच्चों, y इज इक्वल टू टी की पावर अल्फ़ा C1 जे एन होता है, बीटा टी की पावर गामा प्लस में C2 और वाई एन आएगा, क्योंकि एन आपके पास क्या है बच्चों, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो वाई की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो C2 वाई एन बीटा टी की पावर गामा। ओके, अब आप क्या करो, टी को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ओके, टी को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आपने क्या माना था कि एक्स क्यूब को कंसीडर किया था कि वो टी स्क्वायर के इक्वल है। ओके, आपने क्या कंसीडर किया था कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, तो टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा बच्चों, एक्स की पावर 3/2। ओके, तो टी की पावर अल्फ़ा क्या जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 3/2 और पूरे की पावर अल्फ़ा, बट अल्फ़ा की वैल्यू तो क्या है 1/3 है, और ये 3 इस 3 को कट कर देगा, तो x की पावर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1/2 बच जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ओके, आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है कि t को इन टर्म ऑफ x क्या कर देते हैं बच्चों, वापस कन्वर्ट कर दो x की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर t की पावर अल्फ़ा था, तो यहाँ t की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, x की पावर 3/2, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 1/3, तो यहाँ पर इसकी पावर 1/3 रखी, C1 सेम रखा, n की वैल्यू 3 है तो इसलिए ये J3 बना, बीटा की वैल्यू 2 है, और t की पावर गामा है, और गामा की वैल्यू क्या है 1, मतलब t है, और t खुद किसके इक्वल है, x की पावर 3/2, सेम y के नीचे आ जाएगा। क्लियर है, और ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बच जाएगी, x की पावर आपके पास 1/2 बच जाएगी। क्लियर है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2 C1 J3 2x की पावर 3/2 C2 Y3 2x की पावर 3/2। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हेयर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, सोल्व करना है। एक इक्वेशन दे रखी है d2y/dx² प्लस 1/x dy/dx 1 माइनस 1/9x² y। तो आपने देखा कि 9x² है, क्यों ना इस नीचे वाले x² को हटा दे। पहले नीचे वाले x² को हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई x² ऑन बोथ साइड। ओके, जब आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी x² d2y/dx²,
और जब इसकी एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जब इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में 1/9। ओके, और 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर। क्लियर है। और अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है बच्चों ये डायरेक्ट क्या है, इट इज़ द बेसल इक्वेशन। क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन, क्योंकि बेसल इक्वेशन यही तो होती है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर। इस बेसल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है बच्चों 1/3। 1/3 क्या एक नॉन इंटीग्रल है। अगर नॉन इंटीग्रल है तो बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों C1J n का काम कौन कर रहा है 1/3, तो C1J 1/3x प्लस C2J माइनस 1/3x इट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। आपके पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x की पावर 4 माइनस 1/4 डी माइनस 1/4 वाई इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन में कहाँ दिक्कत है बच्चों, x की 4 में दिक्कत है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, 4 में क्या बन गया था, यहाँ पर एलसीएम लेने पर एक्स क्यूब बन गया था, तो एक्स क्यूब को टी स्क्वायर में बदल दिया, मतलब उसको स्क्वायर में बदलना होता है। इसी टाइप से आपको एक्स की 4 को भी किस में बदलना पड़ेगा बच्चों, टी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। आप क्या एज्यूम कर लो, आप ये मान लीजिए कि एक्स की 4 इज इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास टी स्क्वायर आ जाए, मतलब आप क्या ले लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी आ जाए। एक ही बात है, समझ गए ना। अगर x की 4 अगर t की स्क्वायर के इक्वल है तो t किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर लेंगे कि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सारा प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आर्टिकल की तरह है। t का यूज़ करके dt बाई डी एक्स निकालो इन टर्म ऑफ t, उस dt बाई डी एक्स का यूज़ करके dy बाई डी एक्स निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करो, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है m की पावर 2 बाई टी की पावर 1 माइनस एम से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको देखकर हमें उसका बेसल फंक्शन की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन लिखना है। ये आपका प्रोसेस रहेगा। टी एक्स स्क्वायर है तो डी टी बाई डी एक्स निकाला आपने 2x हो जाएगा और इसको इन टर्म ऑफ टी बदल दिया। अगर t अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, अगर t आपके पास बच्चों किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू टी की पावर 1/2। तो इसलिए यहाँ 2x था तो इस x को रिप्लेस कर दिया t की पावर 1/2 से। ओके, हर बार आपको ध्यान रखना है कि dt बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ t रखनी है। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ t 2 टी की पावर 1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 2√t। तो इस dt बाई डी एक्स का यूज़ करके आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया और इस dv बाई डी एक्स का यूज़ करके आपने क्या निकाल लिया बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x dy बाई डी एक्स एंड डबल डेरिवेटिव, x की वैल्यू और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू और सिंगल डेरिवेटिव x dy बाई डी एक्स और d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बच्चों क्या करना है, आपको पुट करनी है। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, आपने यहाँ देखा कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जो पीछे कैलकुलेट करके आए थे और t आपके पास एक्स स्क्वायर था तो इसका मतलब x t की पावर 1/2 होगा। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x dy बाई डी एक्स एंड डबल डेरिवेटिव इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने वैल्यू पुट कर दी और पुट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, यहाँ t रख दिया, x को रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है t के, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ आपके पास 1/x था, वहाँ वैल्यू पुट कर दी, सॉरी t की पावर x था, t की पावर 1/2, यहाँ 2√t dy बाई डी एक्स। ओके, सारी रिप्लेसमेंट कर दी, x को इन टर्म ऑफ t रिप्लेस कर दिया, dy बाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पुट करने के बाद अब आपके पास बच्चों ये तो एक स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन ही बन गई, तो इसको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/4। अब 1/4 नॉन इंटीग्रल है तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, yx इज इक्वल टू C1J की फॉर्म में आएगा, CJ 1/4। अब वेरिएबल t है, डिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई डी एक्स है, ठीक है, dy बाई dt है। ओके, तो t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और तो आपके पास J 1/4 t आएगा और CJ -1/4
टी आएगा, बट टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर से। तो लास्ट सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू C1J1/4 एक्स स्क्वेयर प्लस C2J माइनस आएगा यहाँ पर बच्चों -1/4 एक्स का स्क्वेयर। समझ में आया ना आपको कहाँ और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, और प्रोसेस सारा सिंपल वे से एक सिस्टेमेटिक पैटर्न में चलता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 हेयर। इक्वेशन दे रखी है x²d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² माइनस में 25 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5²। अब आपको दिख रहा है क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन, क्योंकि बेसल इक्वेशन यही तो होती है x²d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² माइनस n²। बट n का काम कौन कर रहा है, 5 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के हिसाब से सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, C1J 5x प्लस C2Y 5x। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, इस लेक्चर में हम आज इतना ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।